तो आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी उपन्यास पर बात करने वाले हैं। हाँ बाबा नागार्जुन का कुएं में बाघ 1961 में आया था ये। जी। और अपने व्यंग के लिए तो खैर ये जाना ही जाता है। हमारे पास इस पर कुछ विश्लेषण है, कुछ लेख हैं, नोट्स हैं, और हमारा काम है कि इनमें से जो खास बातें हैं वो निकालकर सामने रखें। हाँ तो चलिए देखते हैं ये विश्लेषण क्या कहते हैं नागार्जुन की इस कृति के बारे में। हाँ, ये उपन्यास ना वाकई में बड़ा खास है। इसकी गिनती होती है हिंदी के जो बेहतरीन व्यंग्यात्मक उपन्यास हैं उनमें। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जैसे आपने कहा, ग्रामीण भारत की एक तस्वीर है। वहाँ का जीवन, लोगों का भोलापन, और कैसे कैसे अंधविश्वास गहरे बसे हुए हैं, और कैसे लोग उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, और कैसे चालाक लोग उसका फायदा उठाते हैं। शीर्षक ही देखिए ना, कुएं में बाघ, अपने आप में कितना कुछ कह देता है। हाँ बिल्कुल। एक प्रतीक है। एक तरफ वो डर और अज्ञान है जिसमें गांव वाले जी रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसी डर को और बढ़ाकर अपना स्वार्थ साधते हैं। नागार्जुन ने बड़ी बड़ी कुशलता से हास्य और तीखे कटाक्ष का इस्तेमाल किया है, समाज के पाखंड पर चोट की है। चलिए कहानी के प्लॉट में चलते हैं। जैसा विश्लेषणों में बताया गया है, शुरुआत होती है एक गांव से, जहां अचानक एक अफवाह फैलती है अफवाह कि अरे पास वाले कुएं में एक बाघ गिर गया है। बाघ कुएं में? ये बात जंगल की आग की तरह फैलती है। जरा सोचिए, एक बाघ और वो भी कुएं के अंदर। ये खबर ही इतनी अनोखी है कि दूर दूर के गांवों से लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। हाँ कौतूहल। हाँ, एक अजीब सा माहौल बन जाता है। लोगों में दहशत भी है, लेकिन साथ ही एक उत्सुकता, एक रोमांच भी है कि आखिर ये कैसा नजारा होगा। कुएं के चारों तरफ भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है वो अंधविश्वास का पूरा खेल। जैसा विश्लेषण बताते हैं, जब लोग हिम्मत करके कुएं में झांकते हैं ना, तो उन्हें कुछ साफ साफ दिखता नहीं है। कुआं गहरा है, अंधेरा है, किसी को बस एक धुंधली सी परछाई दिखती है, किसी को पानी में हल्की सी हलचल महसूस होती है, किसी को लगता है कोई आवाज आई। हाँ, या कोई आवाज, लेकिन साफ तौर पर बाघ किसी को नहीं दिखता। मगर भीड़ का मनोविज्ञान देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, लोग अपनी कल्पना और जो मन में पहले से डर बैठा है ना, उसी के आधार पर ये मान लेते हैं कि हाँ, बाघ तो जरूर है, भले ही दिख न रहा हो। अच्छा। विश्लेषण इसी बात पर जोर देते हैं कि कैसे जो चीज अस्पष्ट है उसी को सबूत मान लिया जाता है। कोई कहता है, अरे ये तो देवी माँ का चमत्कार है, ओहो। तो कोई इसे आने वाली विपत्ति का संकेत बताता है। देखते ही देखते ये सिर्फ एक अफवाह नहीं रहती, ये उस पूरे इलाके के लिए एक अटल सच्चाई बन जाती है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक अनिश्चितता, एक शक इतनी जल्दी यकीन में बदल जाता है। हाँ, और जैसे ही ये यकीन पुख्ता होता है, कहानी में वो लोग सामने आते हैं जिनका जिक्र विश्लेषण बार बार करते हैं, मतलब शोषक वर्ग, बिल्कुल, दाऊती चालाक, जमींदार और पंडित, जो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो भाई उनके लिए सुनहरा अवसर है। हाँ, कमाई का मौका। हाँ, पंडित जी तुरंत घोषणा कर देते हैं, भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली बाघ नहीं है, इसे स्वयं देवी माँ ने भेजा है। क्या बात है। इसकी शांति के लिए हमें विशेष पूजा अर्चना करनी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। डर फैला दिया। हाँ। और विश्लेषण इसी बात को रेखांकित करते हैं कि यहीं से शोषण का चक्र घूमना शुरू होता है। डर का माहौल एकदम तैयार है। हम्म। अब पूजा, चढ़ावा, शांति पाठ और यहाँ तक कि बलि के नाम पर गांव के गरीब भोले भाले किसानों से वसूली शुरू हो जाती है। अरे बाप रे। उनसे अनाज मांगा जाता है, नकद पैसे लिए जाते हैं, और कुछ मामलों में तो बकरियां तक ले ली जाती हैं। बकरियां भी? हाँ, और विडंबना ये है, जैसा कि विश्लेषण जिक्र करते हैं, कि ये वही किसान हैं जो पहले से ही गरीबी, कर्ज और कभी-कभी तो भुखमरी से जूझ रहे होते हैं। सही बात है। लेकिन देवी के प्रकोप का डर इतना बड़ा होता है कि वो अपनी बची खुची जमा पूंजी और संपत्ति भी लुटाने को मजबूर हो जाते हैं। ये दिखाता है कि डर कितना शक्तिशाली हथियार बन सकता है। शोषकों के हाथ में वो सीधे सीधे लूट नहीं रहे, वो लोगों के अंधविश्वास और भय का इस्तेमाल करके उनकी जेबें खाली कर रहे हैं। और मजे की बात यह है, जैसा विश्लेषणों में बताया गया है, कि लोग अब भी कुएं में झांक रहे हैं। हाँ, तमाशा जारी है। और हर कोई अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा है। कोई कहता है, मैंने देखा बाघ बहुत विशाल है, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वाह। दूसरा दावा करता है, मैंने तो उसकी दहाड़ सुनी है, ऐसी भयंकर दहाड़ के रोंगटे खड़े हो गए। जबकि हकीकत यह है कि कुएं में सिर्फ अंधेरा और पानी है, कुछ नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह से एक सामूहिक भ्रम, एक क्या कहते हैं उसको, मास हिस्टेरिया का रूप ले लेता है। हर कोई उस कहानी में अपना रंग भर रहा है जो असल में है ही नहीं।
ये सामूहिक मनोविज्ञान का एक क्लासिक उदाहरण है। जैसा विश्लेषण बताते हैं, लोग अक्सर वही देखते और सुनते हैं जिस पर वे या तो यकीन करना चाहते हैं या जिससे वे बेहद डरे हुए होते हैं। अच्छा। उनकी अपनी उम्मीदें और डर उनकी इंद्रियों पर हावी हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। विश्लेषण बताते हैं कि इसी भीड़ में गांव के कुछ थोड़े पढ़े लिखे या दुनिया देखे हुए नौजवान भी हैं। हाँ, कुछ समझदार लोग। हाँ, वो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, अरे भाइयों, ये सब क्या पाखंड है? कहाँ है बाघ? किसी ने देखा है? सही सवाल। ये सब इन पंडितों और जमींदारों की चाल है हमें लूटने की। लेकिन उनकी तर्कसंगत बातों का कोई असर नहीं होता। भीड़ उन्हें सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा उन्हें ही डांट दिया जाता होगा। बिल्कुल, उल्टे उन्हें ही नास्तिक, धर्म विरोधी, देवी का अपमान करने वाला कहकर चुप करा दिया जाता है या धमका दिया जाता है। ये स्थिति दर्शाती है कि भाई जो स्थापित मान्यताएं हैं ना, उनको चुनौती देना कितना कठिन होता है, खासकर तब जब वो मान्यताएं डर, धर्म और सत्ता के गठजोड़ से बनी हो। तर्क की आवाज शोर में दब जाती है। तो नतीजा ये निकलता है कि गांव वाले पूजा पाठ, बलि और तरह तरह के कर्म कांडों में डूबे रहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लुटाते रहते हैं। जी। उधर पंडित और महाजन वर्ग की जेबें भरती रहती हैं, वो मालामाल होते जाते हैं, और कुएं का वो तथाकथित बाघ, वो रहस्य वैसे का वैसा बना रहता है। विश्लेषण इस सवाल को उठाते हैं, ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि सच जानने की हिम्मत किसी में नहीं है। शायद जैसा कि कुछ विश्लेषण इशारा करते हैं, लोग सच जानना ही नहीं चाहते। वो उस काल्पनिक बाघ के डर में ही एक तरह की व्यस्तता महसूस करते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी असली समस्याओं का सामना करें। हाँ, ये एक जटिल स्थिति बन जाती है। लेकिन आखिर में, जैसा कि उपन्यासों में अक्सर होता है, रहस्य खुलता है। अच्छा, खुलता है राज? हाँ, विश्लेषण बताते हैं कि किसी तरह, शायद किसी बाहरी व्यक्ति के आने से या किसी संयोग से, ये बात सामने आ जाती है कि कुएं में बाघ कभी था ही नहीं। शुरू से ही नहीं था। वहां शायद सिर्फ गहरा अंधेरा था, पानी पर तैरते कुछ पत्ते थे, या हवा से हिलती कोई टहनी थी जिसकी परछाई को लोगों ने अपने डर और कल्पना से बाघ का रूप दे दिया था। अरे! लेकिन जब तक ये सच सामने आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नुकसान हो चुका होता है। हाँ। गांव की भोली भाली जनता का भारी नुकसान हो चुका होता है। उनका पैसा, उनका अनाज, उनके जानवर, सब कुछ उस न दिखने वाले बाघ की भेंट चढ़ चुका होता है। शोषक अपना काम करके निकल चुके होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी का, इस पूरे व्यंग्य का सार क्या है? विश्लेषण किस मुख्य संदेश पर जोर देते हैं? लगता है उपन्यास का निचोड़ यही है कि आम जनता का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, कोई बाघ या भूत प्रेत नहीं, बल्कि उनका अपना ही अज्ञान, उनका अंधविश्वास और सवाल न पूछने की आदत है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। विश्लेषण इसी बात को उजागर करते हैं। नागार्जुन बहुत साफ दिखाते हैं कि जब तक आम लोग आंखें बंद करके मानते रहेंगे, जब तक वे सुनी सुनाई बातों पर बिना सोचे समझे यकीन करते रहेंगे, हाँ। जब तक वे सवाल पूछने से डरेंगे, तब तक समाज में मौजूद जमींदार, पंडित, महाजन और आज के दौर के जो नए शोषक तत्व हैं, हाँ। वो उनका फायदा उठाते रहेंगे। कुएं में बाघ सिर्फ एक जानवर की कुएं में गिरने की कहानी नहीं है, एक शक्तिशाली रूपक है, एक मेटाफर है। असली बाघ कुएं के अंधेरे में नहीं, वो तो मन में है। हाँ, बल्कि लोगों के मन में बैठा डर, अज्ञान और मूर्खता है। और जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, जो सत्ता और पैसे के भूखे हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि ये मानसिक बाघ जिंदा रहे, ताकि वे अपना खेल खेलते रहें। सही बात। विश्लेषण यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ते हैं हम सबके लिए, कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो सूचनाएं मिलती हैं, खबरें मिलती हैं या मान्यताएं हैं, उन पर कितना आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं। सोचते भी हैं या नहीं? हाँ, या बस मान लेते हैं। क्या हम भी अनजाने में किसी कुएं के बाघ पर यकीन तो नहीं कर रहे? और ये बात सोचकर थोड़ी हैरानी भी होती है कि ये उपन्यास 1961 में लिखा गया था। हाँ, 60 साल से भी ज्यादा पहले। हाँ, लेकिन विश्लेषण इस बात पर एकमत है कि इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी हुई है, शायद ज्यादा भी। निश्चित रूप से इसकी प्रासंगिकता कालजयी है, टाइमलेस है। आज भी हमारे समाज में अफवाहें तेजी से फैलती हैं, शायद पहले से भी ज्यादा तेजी से। हाँ, आजकल तो जरिया भी बदल गया है। बिल्कुल, सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग के जमाने में गलत सूचनाएं, मिस इन्फॉर्मेशन और झूठी खबरें, फेक न्यूज लोगों को गुमराह करती हैं, उन्हें डर पैदा करती हैं, उन्हें बांटती हैं। और हमेशा ऐसे चालाक लोग या समूह मौजूद होते हैं जो इस स्थिति का फायदा उठाकर अपना एजेंडा साधते हैं,
चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक। सही है। विश्लेषण इशारा करते हैं कि शोषण के तरीके बदल गए हैं। कुआं शायद अब डिजिटल हो गया है, हाँ, ये अच्छा कहा। लेकिन वो मूल प्रवृत्ति लोगों के डर और अज्ञान का फायदा उठाने की, वो आज भी समाज में मौजूद है। इसलिए नागार्जुन का ये उपन्यास आज भी हमें जगाने का काम करता है। तो ये थी बाबा नागार्जुन के व्यंग्यात्मक उपन्यास कुएं में बाघ की कहानी और उसके पीछे छिपे गहरे सामाजिक संदेशों की एक पड़ताल, जैसा कि हमें उपलब्ध विश्लेषणों से समझने को मिला। जी, ये कहानी दिखाती है कि कैसे डर, अज्ञान और सामूहिक सोच मिलकर एक ऐसी हकीकत गढ़ सकते हैं जिसका असलियत से कोई वास्ता ना हो। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। नागार्जुन ने तो गांव के कुएं के बाघ की बात की, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में जहां सूचना का अथाह सागर है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, ये सब हमारे नए कुएं हैं। सही बात। तो विचार करने लायक सवाल ये है, जैसा विश्लेषण हमें उकसाते हैं सोचने के लिए, इन आज के सूचना के कुओं में ऐसे कौन-कौन से अनदेखे बाघ छिपे हो सकते हैं? हाँ। कौन सी ऐसी अफवाहें, डर या विचारधाराएं हैं जिन्हें हम बिना जांचे परखे सच मान रहे हैं और जिन्हें शायद कोई अदृश्य शक्ति अपने फायदे के लिए हवा दे रही हो? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को शायद रुक के सोचने की जरूरत है।